तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंडर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात की थी, है ना। यदि आपने इस लेक्चर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो कॉर्नर पे आई बटन पर क्लिक कर आप इसको देख सकते हैं। तो इस बेसिकली इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके अंतर्गत कितने सारे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, है ना। तो बहुत कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यदि अभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। बेसिकली उसमें क्या होता था कि जो काम होती थी ना, जैसे कि ग्रोथ हो गई, वो बहुत ही स्लोली होता है। लेकिन नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे ना तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर होंगे इम्पल्सेस। क्या होंगे यहाँ पर? इम्पल्स। नर्वस सिस्टम को पढ़ते वक्त कुछ बहुत ही बेसिक वर्ड्स आएंगे, जैसे कि स्टिमुलस हो गया अपना, है ना, रिस्पॉन्स, सेंसरी ऑर्गन्स, इसको अपन रिसेप्टर भी बोलते हैं, और इफेक्टर ऑर्गन्स। तो यदि आपको ये नहीं पता होंगे ना ये इन चारों शब्दों का मतलब, तब तक शायद आपके लिए नर्वस सिस्टम को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो स्टिमुलस बेसिकली होता है कोई भी इवेंट के सेंस में मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए एक आग का कोयला है, ठीक है, मतलब कोयला मतलब एक आग का कोई भी पत्थर है, वो बहुत ही गर्म है, तो आपने उससे हाथ लगाया, आपने हाथ लगाते ही उसे हटा लिया, है ना। तो ये क्या हुआ? एक एक इवेंट हुआ। आग का गोला क्या हुआ? एक इवेंट हुआ। इसी को बोलते हैं अपन स्टिमुलस। इवेंट किसको जन्म देगा? एक कोई भी स्पेशल रिएक्शन को। स्पेशल रिएक्शन क्या था? आपने हाथ लगाया गोले से, आग के गोले से हाथ लगाया ना, फिर आपने जो हाथ हटाया ना, वो आपका था रेस्पॉन्स। किसी भी स्टिमुलस के लिए आपने एक रेस्पॉन्स दिया, आपकी बॉडी ने एक रेस्पॉन्स दिया कि हाँ भाई हाथ हटा लो। और सेंसरी ऑर्गन्स मतलब रिसेप्टर मतलब कौन से ऑर्गन पर उस स्टिमुलस का इफेक्ट पड़ा। जैसे कि आपने हाथ लगाया आग के गोले से, तो आपने अपना हाथ हटाया, पैर नहीं हटाया ना। तो पैर क्यों नहीं हटाया? क्योंकि जो मैसेज था वो सेंसरी ऑर्गन्स के पास गया, रिसेप्टर के पास गया। यहाँ पर अपना रिसेप्टर कौन सा है? यहाँ पर अपना रिसेप्टर है अपना हाथ, हैंड। सो बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स यही होते हैं, ठीक है, हैंड। इफेक्टर ऑर्गन्स क्या होता है? इफेक्टर ऑर्गन वह ऑर्गन होगा जो काम करेगा, समझ रहे हो, मतलब जो रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा? आपने हाथ को हटाया, जो मसल्स है ना आपके मसल्स, तो मसल्स इस सेंस में इफेक्टर ऑर्गन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इफेक्टर ऑर्गन, मसल्स, क्योंकि यही एक्चुअली इन्हीं को तो फर्क पड़ रहा है, इन्हीं को इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, अब रिसेप्टर्स जो है ना, रिसेप्टर्स ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ बोलिए। फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, टेंगो रिसेप्टर्स और गस्ट्यूटरी रिसेप्टर्स। इनका मतलब क्या है? देखिए, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट मतलब आइज अपनी, ठीक है, ये लाइट को परसीव करती है ना आइज, तो फोटो रिसेप्टर्स में आएंगे अपनी आइज। आइज अपनी फोटो रिसेप्टर्स हैं। और फोनो रिसेप्टर्स, फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। साउंड को कौन परसीव करता है? साउंड को कौन पहचानता है? अपने कान। तो कान जो हो गए ना अपने, ईयर, वह फोनो रिसेप्टर्स हो गए। और ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स में आते हैं स्मेल, मतलब अपनी जो नाक है ना, नोज, वह आती है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स में। थर्मो रिसेप्टर्स मतलब, थर्मो मतलब हीट, तो हीट को मतलब टेम्परेचर को परसीव करने वाले ऑर्गन्स को कहेंगे अपन थर्मो रिसेप्टर्स, जैसे कि स्किन होगी अपनी। टेंगो रिसेप्टर्स, टच। एक थर्मो रिसेप्टर्स और टेंगो रिसेप्टर्स काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही स्किन को डोनेट कर रहे हैं। किसको? स्किन, जो अपनी स्किन होती है ना, स्किन, स्किन को ही डिनोट कर रहे हैं ये दोनों। टेंगो रिसेप्टर्स मतलब टच, टेंगो मतलब टच। गस्ट्यूटेटरी रिसेप्टर्स बताते हैं टेस्ट को, कि खाने में स्वाद कैसा है, ठीक है। ये किसको बताते हैं? ये डिनोट करते हैं अपने टेस्ट को। तो चलिए बात करते हैं अभी हम नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम भी किसका? वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम, ठीक है। हम नर्वस सिस्टम किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नहीं पढ़ेंगे, एक बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग का नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो अपना नर्वस सिस्टम है ना, अपन कौन है? वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स। और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कि ये 3 ऑर्गन से मिलकर बना होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? ब्रेन, अपना दिमाग, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु, और पेरीफेरल नर्व्स, ठीक है। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरीफेरल नर्व्स। अब कई किताबों में ये भी लिखा होता है कि एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और होता है, तो वो कुछ नहीं होता, वो बेसिकली पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक और पार्ट होता है, ठीक है। ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, कौन सा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कुछ पेरीफेरल नर्व्स होती हैं ना अपनी,
वह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अलग से बना लेती हैं, लेकिन अभी वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सिर्फ ये 3 चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? ब्रेन हाईली इंपॉर्टेंट, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, तो जो अपना पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है ना, वह किसी ना किसी यूनिट्स तो बना होगा, छोटे छोटे सेल से बना होगा। तो सबसे छोटी इकाई, अपने नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट दोनों हैं, वह कौन सी होती है? न्यूरॉन। एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि अपने नर्वस सिस्टम के सेल को क्या कहते हैं? ब्रेन सेल्स को क्या कहते हैं साइंटिफिक भाषा में? तो ब्रेन सेल्स को बोलते हैं अपन न्यूरॉन। अभी हमने क्या देखा कि जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वह मेनली 3 चीज़ों से बना होता है। कौन कौन सी चीज़? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स। इन तीनों चीज़ों को हम बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक यह समझ नहीं आएगा ना, तब तक फिर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व तो भूल ही जाओ, फिर कुछ समझ। ये जो न्यूरॉन सेल होता है ना, अपना न्यूरॉन सेल, जिससे अपना पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, तो हर एक सेल का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। किस तरह? कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो इसके न्यूरॉन में कितने पार्ट्स होते हैं? न्यूरॉन में कोई आपसे पूछे तो बोलना 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? साइटोन, डेंड्राइट और एक्सॉन। ये रेड कलर से इंसर्कल्ड पोर्शन देख रहे हो, यही होता है साइटोन। यही क्या होता है? साइटोन। इसमें क्या चीज़ें आती है? इसमें आता है डेंड्राइट, न्यूक्लियस और सेल बॉडी। ये याद रखना, न्यूक्लियस साइटोन में ही आता है। ये पूरा का पूरा है साइटोन। साइटोन बेसिकली क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब जो भी न्यूक्लियस के बाहर है ना, इसमें जो भरा हुआ है फ्लूइड, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोन क्या होता है? साइटोप्लाज्म विद निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होता है? आपने कोई टिपिकल सेल पढ़ा है? टिपिकल सेल में आपने पढ़ा हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। किसके बारे में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका काम होता है प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना। तो बेसिकली निसल्स ग्रेन्यूल्स का भी काम प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करना ही होता है। ये क्या हुआ यार, सॉरी। साइटोन से निकले कुछ धागे जैसे कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये देखो, ये धागे जैसी चीज़ें दिख रही हैं आपको, इन्हीं को बोलते हैं साइट डेंड्राइट। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या करते हैं कि बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन आती है ना, वह सबसे पहले डेंड्राइट में आती है। जो भी इम्पल्सेस आएंगी बाहर से, वह डेंड्राइट में आएंगी। डेंड्राइट उसको एक्सन में पास करेगा, और फिर एक्सन के थ्रू एक्सन टर्मिनल में जाएंगी, और एक्सन टर्मिनल इसको किसी दूसरे सेल में पास कर देगा। तो इस तरह जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पल्सेस हैं, उनका ट्रांसमिशन हो रहा है। ये क्या है? ये है अपनी डेंड्राइट। ठीक है, ये अपनी डेंड्राइट्स हैं। इन्हीं डेंड्राइट्स में से एक लंबी डेंड्राइट निकलेगी। ये जो एक्सन है ना, ये एक्सन बेसिकली एक लॉन्ग डेंड्राइट है। ये भी एक डेंड्राइट है, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी डेंड्राइट है। ये क्या करेगी? एक्सन एंडिंग्स ऑफ वन न्यूरॉन आर लूजली प्लेस्ड ऑन साइटोन ऑफ अदर न्यूरॉन। आपको पता है कि यहाँ पर एक्सन में इन्फॉर्मेशन है, भी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। तो यह इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? एक्सन टर्मिनल पर। तो एक्सन टर्मिनल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये पार्ट देख रहे हो, इसी को थोड़ा जूम इन करके यह पार्ट दिखाया जाता है। ये है एक्सन टर्मिनल एक अदर न्यूरॉन का, मतलब अपने वाले न्यूरॉन का ये एक्सन टर्मिनल है, सबसे लास्ट वाला एंड। यहाँ पर क्या है? ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन स्टोर है। ये क्या है? ये दूसरे सेल का, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। समझ रहे हो? ये दूसरे सेल का डेंड्राइट है। तो इस तरह इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो जाता है। इधर से इन्फॉर्मेशन इसमें जाएगी, और यह फिर वही सेम प्रोसेस होने लगेगा कि डेंड्राइट से एक्सन में, एक्सन से फिर एक्सन एंडिंग में, फिर एक्सन एंडिंग से फिर दूसरे डेंड्राइट में। ओके, तो अभी आप देख रहे हो क्या? अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक छोटा सा गैप बन रहा है। कहाँ पर? ये छोटा सा गैप बन रहा है दो न्यूरॉन्स के बीच में। जो छोटा सा गैप होता है ना, उसी को हम साइनेप्स बोलते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो छोटा सा गैप होता है, उसी को अपन साइनेप्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है ये। डेंड्राइट में स्टोर जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वह केमिकल के रूप में होती है, एक केमिकल रूप के रूप में होती है। ठीक है, जब वह इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से एक्सन की तरफ बढ़ती है, तो धीरे धीरे वह केमिकल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदलने लगते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। फिर जब वह इंफॉर्मेशन एक्सन से एक्सन एंडिंग्स की तरफ गई और साइनेप्स को क्रॉस किया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बने ना, वह फिर से केमिकल्स में बदल जाते हैं। समझ रहे हो? जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बने थे, वह फिर से केमिकल्स में बदल गई। तो जो फिर से केमिकल है, इस दूसरे न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ मैं, जो केमिकल्स हैं फिर बदलेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस केमिकल्स में बदलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इम्पल्सेस का कंडक्शन है ना, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस एक इलेक्ट्रोकेमिकल फंक्शन है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, इलेक्ट्रिक फंक्शन भी होते हैं, और थोड़े थोड़े
केमिकल फंक्शन भी होते हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।